नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अमेरिकी थार्ड और पेट्रियट मिसाइल को पीछे छोड़ इजराइल ने एरो 3 पर लगाया दाव। तो वहीं इजरायली मोसाद चीफ का खतरनाक प्लान, जिसे सुन नेतन्याहू ने भी मना कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति का अमेरिका को खुली चुनौती, हथियार डाले या दफन होने को तैयार रहे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार डालकर लड़ाई से हट जाने की चेतावनी दी है। तुर्की प्रेसिडेंट ने कुर्द संगठनों को धमकी देते हुए कहा है कि या तो हथियार डाल दें या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहें। एर्दोगन ने अमेरिका के समर्थन से लड़ रहे कुर्द संगठनों को कहा है कि अगर लड़ाई जारी रखोगे तो तुमको सीरिया में जमीन में दफन कर दिया जाएगा। एर्दोगन की यह चेतावनी ऐसे समय में आई जब सीरिया में बशर असद के तख्ता पलट के बाद तुर्की समर्थित लड़ाकों और अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के बीच लगातार झड़पें हुई है। इसमें दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एर्दोगन ने एक संबोधन में कहा, अलगाववादी हथियारों अब या तो अपने हथियारों को अलविदा कहेंगे, नहीं तो उन्हें अपने हथियारों के साथ सीरिया की जमीन में दफना दिया जाएगा। हम उनका सफाया कर देंगे जो हमारे और कुर्द भाइयों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह भी ऐलान किया है कि तुर्की जल्द ही सीरिया के अलेप्पो में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि अगले साल गर्मियों में तुर्की में रह रहे लाखों सीरियाई शरणार्थी वापस अपने देश लौटने लगेंगे। तुर्की की सरकार सीरिया में कुर्दिश YPG मिलिशिया को प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का ही एक विस्तार मानता है, जो अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का मुख्य घटक है। PKK ने साल 1984 से तुर्की के खिलाफ विद्रोह छेड़ रहा है। PKK को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तुर्की ने हालिया दिनों में बार बार अपने नाटो सहयोगी अमेरिका और दूसरे देशों से YPG का समर्थन बंद करने का आह्वान किया है। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद से तुर्की लगातार कह रहा है कि कुर्दिश YPG मिलिशिया को भंग कर दिया जाना चाहिए। तुर्की का मानना है कि सीरिया के भविष्य में इस समूह की कोई जगह नहीं है। इससे पहले तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसके सशस्त्र बलों ने उत्तरी सीरिया और इराक में 21 YPG PKK लड़ाकों को मार गिराया है। तुर्की का YPG PKK पर सख्त रुख अमेरिका के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। अमेरिका भी सीरिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल के खिलाफ हमले हो रहे हैं। इसे लेकर मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने इजरायली नेतृत्व में आग्रह किया है कि ईरान पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करे ताकि हूती विद्रोहियों के हमले को रोका जा सके। जबकि उच्च अधिकारी यह संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में ईरान समर्थित यमनी समूह के खिलाफ हमले बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज वार्निया के इस रुख से अलग विचार रखते हैं। वह ईरान की जगह हुथियों के खिलाफ हमले जारी रखना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वार्निया ने यमन में पहले 3 बार किए गए हमले से कम नतीजों को लेकर ईरान पर हमले का विकल्प दिया। मोसाद प्रमुख का मानना है कि ईरान पर हमला करना अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि यही हूती विद्रोहियों को धन और हथियार मुहैया कराता है। अधिकारियों ने कहा, हमें ईरान के खिलाफ सीधे हमला करने चाहिए। अगर हम केवल हुथियों पर हमला करते हैं तो यह निश्चित नहीं कि हम उन्हें रोक पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। नेतन्याहू बार्निया के आकलन से असहमत होते हुए कहा कि ईरान एक अलग मुद्दा है जिसे उचित समय पर निपटाया जाएगा। पिछले 10 दिनों में हुतियों ने इजराइल पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम 5 ड्रोन हमले किए हैं। हुतियों का कहना है कि गाजा में हमास के समर्थन के लिए वह ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि इजराइल के बाकी दुश्मनों का जो हाल हुआ है वही हुतियों का भी होगा। इसी बीच फलस्तीनी के तुलकरम शहर में इजराइल के सैन्य अभियान से कम
8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 3 की मौत हवाई हमले से हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इजराइल की सेना ने कहा कि आतंकवादियों की ओर से उसके सैनिकों पर हमला किए जाने के बाद यह सैन्य अभियान चलाया गया और हवाई हमले किए गए। उन्होंने कहा कि उसे जानकारी है कि अभियान में बेगुनाह नागरिक भी हताहत हुए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपने हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने अत्याधुनिक एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ बड़े सौदे की घोषणा की है। यह डील अरबों शेकेल की है। हालांकि इस सौदे की सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया है। यह घोषणा बुधवार 25 दिसंबर को हुई है। इजराइल ने पिछले 14 महीनों से हुती और ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए एरो 3 प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री काटेट ने एरो 3 प्रणाली को इजराइल की रक्षा क्षमता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी हवाई रक्षा क्षमता है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस समझौते के तहत IAI से IDF को बड़ी संख्या में एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम मिलना है। एरो 3 प्रणाली इजराइल की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। पिछले 14 महीने के संघर्ष के दौरान इसने हुती और ईरान के मिसाइल हमले को सफलतापूर्वक विफल किया है। इसमें इस साल अप्रैल और अक्टूबर में ईरान की ओर से हुए हमले भी शामिल हुए हैं। इसी हफ्ते एरो 3 ने हुतियों के एक मिसाइल हमले को रोका है। एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल ने अमेरिका की मदद से बनाई है। इसमें लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का मुकाबला करने के लिए एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर दोनों शामिल हैं। एरो 3 को हमास के साथ इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद तैनात किया गया था। इसके बाद से यह प्रभावी साबित हुआ है। इजराइल अब अपने पुराने पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है। एरो सिस्टम ने वैश्विक निर्यात बाजार में भी जगह बनाई है। पिछले साल इजराइल ने जर्मनी के साथ 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत एरो 3 इंटरसेप्टर की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद जर्मनी ने रूस से बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए एरो 3 रक्षा प्रणाली का अहमियत दी है। जर्मनी ने अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के ऊपर एरो 3 को चुना है। थाड को अमेरिका और उसके सहयोगियों की वायु रक्षा रणनीति की आधारशिला कहा जाता है। थाड दुनिया की उपलब्ध सर्वोत्तम मिसाइल रक्षा प्रणाली में से एक है। इसे विशेष रूप से रूस और चीन जैसे विरोधियों से बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। थाड और एरो 3 को अलग अलग परिचालन फोकस के साथ डिजाइन किया गया है। थाड छोटी से मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ टर्मिनल रक्षा में माहिर है, तो एरो 3 पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाई गई है। एरो 3 को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता खास बनाती है। इस सिस्टम का इंटरसेप्टर घटक काइनेटिक किल व्हीकल से लैस है, जिसे मिसाइल के मध्य कोर्स चरण के दौरान अंतरिक्ष में सीधी टक्कर के माध्यम से अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एरो 3 का मुख्य उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला का मुकाबला करना है। इसमें सबसे विनाशकारी लंबी दूरी के हथियार हैं, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। एरो 3 अल्ट्रा ग्रीन पाइन एल बैंड रडार जैसी उन्नत रडार प्रणालियों के साथ इंटीग्रेट होकर इजराइल को उनकी उड़ान के विभिन्न चरणों में मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और रोकने की एक बढ़ी हुई क्षमता प्रदान करता है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।